नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादबेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं आपको साइंस के पीवाईक्यूज कराता हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आज हम कौन सी शिफ्ट करने वाले हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा थंबनेल में कि आज हम 25 अगस्त 2022 की शिफ्ट थर्ड को करने वाले हैं। कौन सी शिफ्ट को? शिफ्ट थर्ड को करने वाले हैं। इससे पहले हम शिफ्ट सेकंड कर चुके हैं और शिफ्ट फर्स्ट को भी कंप्लीट कर चुके हैं। और जितने साथी मेरे साथ में जुड़ते जाएं वो यहाँ पे इस सेशन को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इसके बाद में आपकी यहाँ पर रोजाना क्लासेस जो चल रही हैं, ये क्लासेस आप की मौजूदगी के कारण चल रही हैं। आप जिस तरीके से हमारे साथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस कर रहे हैं और यहाँ पर आप आकर पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है जिसकी वजह से हम क्लासेस इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लासेस हैं, इस क्लासेस में हम कौन कौन यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये पता ही है, आपका जीएस का जो क्लासेस है यानी जीएस की जो पीवाईक्यूज हैं वो ललित सर के द्वारा कराए जाते हैं। इसके अलावा साइंस की क्लासेस मेरे द्वारा कराई जाती है और मैथ्स की क्लासेस यादवेन सर के द्वारा यहाँ पे कराई जाती हैं। यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज के सेशन होते हैं। अब इनकी प्लेलिस्ट अगर यहाँ पर आपके मन में ये हो कि भाई इनकी प्लेलिस्ट है यानी इससे पहले भी कुछ कराया होगा, तो आप देख लीजिए। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जीएस हो चाहे मैथ्स हो या फिर आपका साइंस हो, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप किसी भी प्ले लिस्ट में जाकर कोई भी एग्जाम जो आपने नहीं देखा है उसका एनालाइज करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और जो साथी हमारे साथ में 17 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट से जुड़ा हुआ है, उसे ये समझ में आने लग गया होगा कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है। और कई सारे क्वेश्चन तो रिपीट हुए होंगे जिससे वो क्वेश्चन तो उसे रट गया होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहें तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, उनको करने का तरीका समझ में आएगा। कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम नोट कर सकते हैं, जो हमारे नोट्स में काम आते हैं, जिसे हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि अगर आपने पढ़ लिया है तो पीडीएफ चाहिए होती है। पीडीएफ के लिए क्या करना होगा? पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे। टेलीग्राम पे यादबेन स्मार्ट क्लासेस नाम का हमारा चैनल है, इसको सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद में इसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको सारी पीडीएफ यहाँ पे मिलने वाली हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको लिंक भी मिलता चला जाएगा। जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं उस क्लास की लिंक और उसकी पीडीएफ वहाँ पर दोनों साथ में अटैच होंगी। आप कोई भी पीडीएफ कोई भी क्लास को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि आपके 25 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट थर्ड को यहाँ पे कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, क्या कहता है इसको जानेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों का सही समूह है। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है कि अगर हमें धावन सोडा बनाना है तो धावन सोडा बनाने के लिए मुझे इनमें से किसकी जरूरत होगी। तो दिमाग में सबसे पहले धावन सोडा का आना चाहिए कि धावन सोडा का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता होगा। तो धावन सोडा की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। और इसका केमिकल नेम अगर मैं बात करूं तो क्या होगा भाई? ये है आपका Na जो है वो सोडियम है और CO जो है वो कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब यहां पे मुझसे ये पूछा जाए, त्रिषा शर्मा गुड इवनिंग, अब यहां पे मैं बात करूं कि धावन सोडा को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो याद रखना कि सोडियम के साथ में यहां पे क्लोरीन यानी सोडियम क्लोराइड की जरूरत है मुझे। सोडियम क्लोराइड के साथ साथ मुझे पानी की जरूरत है भाई, H2O चाहिए। इसके अलावा मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मुझे अमोनिया गैस की भी जरूरत है। और इसी के साथ में आपका क्या बन जाएगा? तो दिमाग आ रहा होगा भाई सोडियम कार्बोनेट बनेगा। नहीं, यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? NH4Cl बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। और इसके साथ बनेगा NaSCO3, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि बेकिंग सोडा क्यों बना है। तो भाई सबसे पहले बेकिंग सोडा बनता है और बेकिंग सोडा को अगर मैं हीट कर दूं, क्या कर दूं मैं, और इस बेकिंग सोडा को मैं हीट कर दूं
तो हीट करने पर मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो वहां पर मुझे मिल जाएगा Na2CO3, और यही हमारा क्या है, Na2CO3, यही मैंने बताया था, यही है सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ में क्या मिलने वाला है, जल। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए था, मुझे चाहिए NaCl, मुझे चाहिए H2O, मुझे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और मुझे चाहिए NH3। तो आपको देख लो कौन कौन से ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें कहाँ मिल रहा है, NaCl दिख रहा है, इसके साथ में NH3 दिख रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आया समझ? मिश्रा गल हर हर महादेव। हाँ जी बिल्कुल, नमस्ते। एएसपी नमस्ते कर रहे हैं, और मिश्रा गर्ल भाई महादेव की जय हो, और इसी के साथ में सभी का वेलकम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये क्या कहता है भाई, इसको थोड़ा सा पढ़ो और पढ़ने के बाद में इसका आंसर देने की कोशिश करो कि क्या होगा। सबसे पहले आप देखो, यहां बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि ऊष्माक्षेपी होता क्या है, यानी ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है। यहां पे आप अगर ऊष्माक्षेपी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसकी इंग्लिश को देखोगे, एक्सोथर्मिक है। अब यहां पे मैं एक्सो की बात करूं तो एक्सो का यहां मतलब होता है बाहर करना, किसी भी चीज को बाहर करना। किसे बाहर करना है, तो वहां पे अगला टर्म दे रखा है थर्मिक। तो हमारा पास में थर्म जो होता है इसका मतलब होता है ऊष्मा। तो इसका मतलब हो गया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होगी जिसमें हम ऊष्मा को बाहर करेंगे, जहां पर ऊष्मा निकलेगी। तो इन तीनों में से किसमें ऊष्मा निकल सकती है भाई? तो अब बताओ, बुझा हुआ चूना अगर मैं बना रहा हूं, कैसा चूना, बुझा हुआ चूना, जिसे मैं क्या कहता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहता हूं। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बुझा हुआ चूना का यहां पे फॉर्मूला अगर बनाएंगे, या फिर मैं कहूंगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, बिना बुझा हुआ चूना था, इसमें मैंने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दिया। पानी मिलाने पर इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो आपका समझ में आ गया, पहला तो इसका सही है। बी सेकंड कहता है प्राकृतिक गैस का जलना। भाई हम किसी भी गैस को जला रहे हैं, कोई नेचुरल गैस है उसको जलाएंगे तो ऊष्मा नहीं निकलेगी, वो भी निकलेगी। अगर मैं मीथेन को जलाना स्टार्ट कर दूं तो मीथेन के जलाने से ऊष्मा निकलेगी भाई। तो आपका सेकंड सही है। श्वसन क्रिया, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा श्वसन क्रिया कैसे हो जाएगी। तो याद रखना भाई, अगर हम श्वसन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, यानी रेस्पायरेशन कर रहे हैं, तो सांस का क्या कहेंगे, हम कहते हैं ना सांस ले ली और सांस छोड़ दी। क्या आपको लगता होगा कि सांस लेना सांस छोड़ना यही होता है? भाई श्वसन क्रिया होती है कि सांस लेने के बाद में विंड पाइप से होते हुए वो जो गैसेस हमने ली हैं वो कहाँ जाएंगी, फेफड़े में जाएंगी। फेफड़े में होती है एल्वियोली। एल्वियोली क्या करेगी, उसको ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन को फिल्टर करके पानी उसमें ब्लड में मिला देगी। ठीक है, यानी सांस ली, एल्वियोली पे पहुंची, एल्वियोली में ऑक्सीजन फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद में वो ब्लड में मिला दिया गया। ब्लड लेके गया कहां पर, सेल के पास में, यानी कोशिका के पास में। कोशिका में क्या हुआ, सेलुलर रेस्पायरेशन हुआ। रेस्पायरेशन के साथ में यहां पे क्या हुआ, यहां पे एटीपी में एनर्जी मिली, और अगर एनर्जी मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, यहां पे ऊष्मा भी उत्पन्न होती होगी, तो यहां ऊष्मा भी निकल रही है। तो हमारे पास में कौन सा सही हो जाएगा, तीनों ही सही हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो बताओ क्या था इसमें, बस पता करना था कि ऊष्मा किन किन चीजों से निकलती है। भाई किसी चीज को जलाओगे तब भी हीट निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। श्वसन क्रिया की बात करोगे तो श्वसन में भी क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो भी हीट निकलेगी। और बुझा हुआ चूना है, इसको बनाने के लिए बिना बुझा हुए चूने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट, यहां पर भी ऊष्मा ही निकलेगी। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। थर्ड की बात करें। अब बताओ तीसरा क्या कहता है। थर्ड यहां पे क्या कहता है, किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया। भाई पहले तो मुझे यह मालूम होना चाहिए उत्तल दर्पण कैसा होता है।
उत्तल दर्पण के बारे में पता होना चाहिए। तो उत्तल दर्पण की मैं बात करूं तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमारे पास में इनर पार्ट जो होता है इस गोले का, इस चाप का, क्या होगा, उसमें पॉलिश कर देंगे। और यहाँ पे ये क्या है, ये मेजर एक्सिस होगी। बोला गया है कि पोल यानी ध्रुव के बीच में रखनी है, तो ये हो जाएगा पोल। और अनंत मान लो यहाँ कोई वस्तु अनंत पे रखी है, यानी इनफाइनाइट पे कोई वस्तु रखी है। जब मैं कोई भी वस्तु को अनंत पे रख दूं, इनफाइनाइट पे रख दूं, तो यहां अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख दूं, इस वस्तु को यहां रखूं, मैं यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, कहीं पर भी रख दूं, यानी सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दूं, या मैं फोकस पे रख दूं, या मैं फोकस से आगे रख दूं, तो याद रखना इसमें जो इमेज बनेगी वो हमेशा आभासी बनेगी। उत्तल दर्पण में कहीं पर भी रख दो, आपकी इमेज हमेशा आभासी बनेगी। और आभासी इमेज याद रखना, कभी भी आभासी इमेज की बात होगी वो सीधी होती है। और सीधी इमेज होने के साथ साथ उत्तल दर्पण से जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। और यहां पर हमें यही समझना था। आंसर आप देख लो, आभासी सीधा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण वही है जिसमें आप साइड मिरर देखते हैं ना, गाड़ी का साइड मिरर देखा है, तो गाड़ी के साइड मिरर में हमें क्या दिखता है, वस्तु छोटी दिखती है, सीधी दिखती है, दिखती है कि नहीं। तो सीधी वस्तु और छोटी इमेज बनती है वो उत्तल दर्पण में बनती है। और उत्तल दर्पण का यूज भी वहीं वहीं होगा जहां पर मुझे बहुत बड़ी चीज को छोटा देखना होगा, और बहुत बड़ी चीज जब छोटी दिखेगी तो वहां हमेशा उत्तल दर्पण का यूज होगा। तो आभासी प्रतिबिंब यहां बनेगा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी होता है, इस बात का याद रखना। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगला क्वेश्चन बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। बिल्कुल भाई, एएसपी सही आंसर दिया है, त्रिशान ने सेकंड बी का, अच्छा सेकंड का आंसर दिया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताओ आंसर, एएसपी क्या आंसर होगा। त्रिशा शर्मा, एएसपी, मिश्रा गर्ल, आंसर दीजिए इसके, क्या क्या आंसर होंगे, क्योंकि आंसर देना बहुत जरूरी होता है। जब भी हम क्वेश्चन समझ रहे होते हैं ना, तो इन्वॉल्व होने के लिए हमारे पास में आंसर होने चाहिए। चाहे अगर वो गलत भी हो जाता है तो बाद में सही हो जाएगा, क्योंकि मैं बता ही दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 क्या कहता है, मानव शरीर में मूत्र के निर्माण के दौरान, तो भाई ये तो मानव शरीर की बात हो रही है, और मानव शरीर है तो यहां पर मूत्र जो है यूरिया के रूप में बाहर भी निकलेगा, और सबको आता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, मुझे यहां पे बताना है कि जब हम यूरिन बाहर कर रहे होते हैं तो यूरिन का निर्माण हुआ होगा, तो यूरिन निर्माण के दौरान कौन सी घटनाएं होंगी वो हमें बतानी है। तो चलो बताते हैं क्या कहता है ये। सबसे पहले आपको पता है कि इन मूत्र का निर्माण करने वाला कौन है, तो याद रखना वो है किडनी। अब दिमाग लगाओगे, किडनी तो ब्लड को फिल्टर करती है, किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। तो भाई ये मूत्र का निर्माण यानी यूरिन का निर्माण कैसे करेगी, तो याद रखना कि जब ये किडनी है फिल्टर करती होगी किसे, ब्लड को, और ब्लड को जब फिल्टर कर रही होगी तो वहां पे पानी यानी ब्लड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिशंस के साथ साथ उसमें बहुत सारे अणु होते हैं, पानी होता है, तो उन सबको क्या करती है, उन सबको फिल्टर कर लेती है, और ब्लड को फिल्टर करने पर ये सारी चीजें बाहर कर लेती है। तो सबसे पहले क्या होगा, फिल्टर होगा। तो पहले क्या है, ऑप्शन नंबर ए में फिल्टर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में फिल्टर दे रखा है, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहली प्रक्रिया ही फिल्टर होना है। जब फिल्टर हो गया तब किडनी को याद आया कि भाई मैंने पानी भी निकाल लिया बाहर, इसमें मैंने पानी के अलावा मैंने एसिड भी बाहर निकाल लिया, आवश्यक पोषक तत्व है वो भी मैंने बाहर निकाल दिया, वेस्टेज भी बाहर निकाल दी। तो फिर क्या होगा, किडनी इन अपनी भूल को सुधारेगी तो क्या करेगी, उनको फिर से मिलाने की कोशिश करती है, और वो क्या कहलाता है, रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो रीएब्जॉर्प्शन आपका सेकंड इस फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में आपका सेक्रेशन दिया है, जो कि पहले स्राव नहीं होगा, पहले रीएब्जॉर्ब होगा। ठीक है, रीअब्जॉर्ब होने के बाद में जब आवश्यक पोषक तत्व फिर से ब्लड में मिल जाएंगे, ग्लूकोज फिर से ब्लड में मिल जाएगा, अमीनो एसिड फिर से ब्लड में मिल जाएगा, जो पानी एक्स्ट्रा निकाला था वो फिर से मिल जाएगा, उसके बाद में जो बचा वो बचता है यूरिया,
और यूरिया आपका ब्लैडर में जमा हो जाता है और फिर यूरिया का क्या होगा, सैक्रेशन होता है। और आपको पता है कि हम लोग भी बार बार जैसे ये 300-400 ml के पास में हमारे ब्लैडर में जमा हो जाता है तो हमें टॉयलेट आने लगती है, तो वही है, वो ही यूरिन का सैक्रेशन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले होगा फिल्टर, फिल्टर में सारी चीजें बाहर हो जाती हैं, रीएब्जॉर्प्शन में जो जरूरी चीजें होती हैं वो दोबारा मिल जाती हैं, सैक्रेशन जो वेस्टेज होती है वो हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो आपको मालूम है कि प्रकाश स्रोत किसी पॉइंट से निकल रहा होगा, निकलने के बाद में वो क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, यानी पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल होगा किसके? मुख्य अक्ष के। तो याद रखना ये चीजें होती किस में है, तो सबसे पहले दिया है आपका उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की मैं बात करूं तो उत्तल लेंस आपका इस तरीके से होता है और यहां पे होती है मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस में होता क्या है भाई, जहां पर आपका होता है F1 यानी मुख्य फोकस, और इसके पास में दुगनी दूरी पर 2F1 लेते हैं। यहां पर क्या होगा कि कोई प्रकाश किरण जो है वो यहां से निकलेगी। ठीक है, मैंने बोला कि ये प्रकाश किरण यहां से निकली, ठीक, यहां से निकलने के बाद क्या होगा, टकराएगी इससे, फिर क्या होगा, अपवर्तन होगा, और अपवर्तन में यहां से प्रकाश किरण क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से यहां वाले फोकस से दोबारा एक प्रकाश किरण नीचे वाले साइड से निकलेगी, तो यहां भी क्या होगा, यहां भी ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो आपका उत्तल लेंस तो सही हो जाएगा। अब बी की बात करते हैं, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की मैं बात करूं तो अवतल लेंस कैसा होता है, किनारों पे तो मोटा होता है, बीच में होता है पतला, और ये क्या करता है, मुख्य अक्ष के समानांतर होगा कैसे भाई, यहाँ पे किरणें आती हैं, ये डाइवर्ज ही कर देता है, और ये डाइवर्ज कर देगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। मैं अवतल दर्पण की बात करूं तो अवतल दर्पण में क्या होता है, तो अवतल दर्पण में भी यही चीज होती है कि अवतल दर्पण के बाहर वाले पार्ट में पॉलिश की जाती है। ये है आपकी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष में एक आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होता है आपका फोकस। यहां पर भी क्या होगा कि एक प्रकाश किरण आएगी, किससे आएगी, फोकस से आएगी, और उसके बाद ये फोकस से टकराकर यानी अवतल दर्पण से टकराकर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी समानांतर। ऐसे ही यहाँ से अगर मैं दूसरी प्रकाश किरण निकालूं तो ये दूसरी प्रकाश किरण है, और ये भी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इसका मतलब है सी भी हमारा यहाँ पे सही है। डी की बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास में बाहर वाले पार्ट में यहाँ पे पॉलिश होती है, सॉरी अंदर वाले पार्ट में पॉलिश होती है, और यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं बनती कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो। तो अब बताओ कौन सा सही होगा, ए और सी सही हुए, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तिशा शर्मा ने आंसर दे दिया है सी आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो धावन सोडा का उपयोग नहीं है, धावन सोडा का हमने सबसे पहला क्वेश्चन भी धावन सोडा का पढ़ा था। धावन सोडा किस तरीके से बनाया जाता है, इसका उपयोग क्या होता है, यहां पे ये बात आती है, और पूछा गया है उपयोग कौन सा नहीं है, हमें वो बताना है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो कांच के उद्योग में, साबुन उद्योग में, और इसके अलावा कागज उद्योग में धावन सोडा का उपयोग होता है कि नहीं होता, तो भाई होता है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी धावन सोडा काम करता है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी क्या होता है, डोमेस्टिक पर्पज से हम धावन सोडा का यानी वॉशिंग सोडा का यूज कर लेते हैं। जल की स्थायी कठोरता, तो भाई अगर जल में हम धावन सोडा मिला दें तो उसकी कठोरता कम हो जाती है, तो तीसरा भी सही है। बेकिंग के लिए या केक की बेकिंग करनी हो, केक बनाना हो, तो क्या हम धावन सोडा मिलाते हैं भाई, धोना थोड़ी उसको, क्या होगा, हम उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं। तो आपका चौथा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, वो दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एएसपी ने आंसर दिया है डी। ठीक है, डी आंसर दिया है जो कि गलत है भाई।
ए आंसर होगा जो कि आपका 4 नंबर पे दिया है। अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर दे दिया है तो थोड़ा भाई इसको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर हमें यहाँ पे 4 कथन दिए हैं और इन 4 कथन के आधार पर हमें ऑप्शंस लगाने हैं। ठीक है, बिल्कुल इतृषा, ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 क्या कहता है भाई? 7 यहां पे कह रहा है कि एक हमारे पास में अवतल दर्पण, कुछ नहीं देखना, सबसे पहले दर्पण देखो कहां है। हमारे पास में लिखा है अवतल दर्पण। चलो मैं बना देता हूं कि अवतल दर्पण ये होता है जिसमें हमारे पास में क्या होता है, ये आपकी पॉलिश कर दी बाहर वाले पार्ट पे। ये क्या है, ये हमारी मुख्य चोटी है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये होता है आपका फोकस। मैंने सारी चीजें जो आपके होती हैं वो लिख दी। और ये एक लेंस का बीच वाला पार्ट आपका पोल कहलाता है। ठीक, यहां पे कहा कह रहा है कि एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो इसकी जो मैंने फोकस बनाया ना, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो 18 सेंटीमीटर है। तो ये कितना है, 18 सेंटीमीटर है यहां तक। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यहां पर अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रख दी है। तो 54 सेंटीमीटर क्या होगा, यानी 18 ये है, सी क्या होगा 36 हो जाएगा क्योंकि इसका दुगना होता है। और इसके आगे यहां पे कोई वस्तु रखी है, ये क्या है 54 सेंटीमीटर पर रखी है, यानी 54 सेंटीमीटर पर ये वस्तु रखी है। इसकी इमेज की हाइट, यानी जो हमारे पास में वस्तु है इसकी हमारे पास में हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहा है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा और इसकी ऊंचाई कैसी होगी। ठीक है क्या होगा, कोई बात नहीं है, अब एएसपी नहीं आया है तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो पढ़ रहा है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, अब बताओ, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या है। 54 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी यहाँ पे लिख देंगे 54 सेंटीमीटर। अब याद रखना ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के लेफ्ट में जो भी चीज होती है वो होती है माइनस, यानी दर्पण के लेफ्ट में चीजें माइनस होती हैं, दर्पण के राइट में चीजें प्लस होती हैं। यहां पे फोकस दूरी हमें दिया है, यानी एफ हमें दिया है, क्या दिया है, एफ हमें दिया है कितना, 18 सेंटीमीटर। अब ये मैं क्या लूं, प्लस लूं या माइनस, भाई ये लेंस के लेफ्ट में है इसलिए ये भी मैंने माइनस लिया। मेरे पास में इमेज बनेगी उसकी दूरी मेरे पास में है नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इमेज की पहले क्या करते हैं, ऑप्शन बी का आंसर निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो f हमें पता है क्या, हाँ जी पता है, कितना है 1/ माइनस का 18, कितना है 1/ यहां पे आगे कर दूं मैं 1/ माइनस का 18। b हमें निकालना है, u कितना दिया है माइनस का 54, तो ये हो जाएगा -1/54। ठीक, अब ये सारी चीजें मैं लिखता हूं इस साइड। अब आप देखो कि और क्या क्या दिया है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/b जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/18 और प्लस का 1/54 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब माइनस वाली चीजें उस साइड जाएंगी तो 54 हो जाएगा। यहां पे मैंने ले लिया 54 एलसीएम, ये हो जाएगा 3 बार जाएगा, ये है आपका 1 टाइम। तो ये कितना आया, माइनस का 2/54 और 2/54 को मैं लिख सकता हूं माइनस का 1/27। और इस तरीके से ये b की वैल्यू आनी है वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 27। तो आपके पास में अब b की वैल्यू हो गई। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए निर्मित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी। पर मैंने तो b निकाला है, इस b का यूज क्या है। तो भाई मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, किसका, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। अब मेरे पास में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता क्या है भाई, ये भी पता कर लो। तो मैग्निफिकेशन होता है m बराबर माइनस का b/u, या फिर बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपके पास में क्या क्या दिया है, तो माइनस का b जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस का b/u होता है। तो हमारे पास में b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 27। तो आप b की वैल्यू लगाओगे माइनस का 27, u की वैल्यू लगाओगे माइनस का 54 ही है ना, हाँ जी।
और हाइट ऑफ इमेज कितनी है पता करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 3 है। ठीक है, 27 से 54 कितनी टाइम जाएगा, ये माइनस से माइनस, और 27 से 54 3 बार जाएगा, सॉरी 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। अब यहां पे आपके पास में 2 से 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहां पर हाइट ऑफ इमेज जो आएगी वो आएगी माइनस का 1.5 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे पास में जो वैल्यू आई हाइट ऑफ इमेज की वो कितनी आई है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा है, 1 पॉइंट यानी माइनस में दिया है तो फिर क्या होगा, प्लस होगा, माइनस में जो दिया है। अब इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी होगी, तो हमेशा याद रखना इमेज हमेशा अवतल दर्पण में उल्टी बनती है, और 1.5 में माइनस लगा है, इसका मतलब भी क्या होता है, उल्टी इमेज बनी होगी। ठीक है, भाई ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ये मैंने अपनी तरफ से तो बनाए नहीं है एसपी, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। और अगर हम आए हुए क्वेश्चंस को नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा, वन लाइनर क्वेश्चन को करेंगे तो क्या केवल वन लाइनर ही एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है भाई। सॉल्व भी करने के लिए आते हैं, वन लाइनर भी आते हैं, थ्योरी भी आती है, कंसेप्ट भी आता है, सारी चीजें आती हैं, तो आप सब पर ध्यान दो। हाँ भाई तुम्हारा सही है। हम बहुत प्रचार करते हैं चैनल का, लोग आते नहीं, क्लास आने से पहले भाग जाते हैं। तो भाई ये तो आप क्लास में जब तक आएंगे नहीं तब तक क्या करेंगे, उनको पहले लाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, भाई देखो आके। जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक वो एनालाइज नहीं कर सकते, तब तक वो कंपेयर भी नहीं कर सकते। भाई बिना देखे कंपेयर कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए कंपेयर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। तो सबको पता है कि हमारे पास में वायुमंडल है, और यहाँ पर विरल से सघन की ओर जब भी कोई भी किरण जाती है, रेज जाती है, वो क्या होती है, अपवर्तन के कारण एक जगह से अपनी जगह से विचलित हो जाती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय और वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितना समय होता है, तो आपको पता है कि जब यहाँ पर सूर्य निकला भी नहीं होता उस टाइम पे भी क्या होता है, उस टाइम पे भी हमारे पास में रोशनी होती है। जब सूर्य अस्त हो चुका होता है उस टाइम पे भी हमारे पास में रोशनी होती है। तो ये किस वजह से होती है, अपवर्तन की वजह से होती है। और कितनी देर तक होती है, तो याद रखना सूर्य के डूबने के बाद 2 मिनट बाद तक दिखेगी, लेकिन हमसे पूछा है सूर्य उदय के टाइम पे, तो सूर्य उदय हुआ नहीं होगा, उससे पहले ही 2 मिनट पहले ही हमें आभासी सूर्योदय हो दिखने लगता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गीता आ चुकी हैं, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आ सकते हो, आज्ञा क्या देना, आप लोग आओ पढ़ो समझो, इन चीजों को लेकर चलो, इसके बाद में तभी तो फर्क पड़ेगा भाई। आज्ञा की बात क्या है यहाँ पे। चलो, ये मैंने आपको दिखा दिया। ये क्या है, मान लो ये हम लोग कोई खड़े हैं, यहाँ पे सूर्य की जो स्थिति होती है वो ये होती है, जब यहाँ से प्रकाश किरण जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करती है, अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के बाद ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है, जिसके बाद सन हमें जो है वो यहाँ दिखाई देता है। हमें जो यहाँ दिख रहा है ना, वो अपवर्तन की वजह से, हमें वास्तविक स्थिति सूर्य की नहीं दिखती, हमें आभासी स्थिति दिखती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कोर्स जो कि आपका हमारे चैनल पे आने वाला है, चैनल का मतलब हमारे एप्लीकेशन पे आने वाला है। तो आपको पता है हमारे चैनल पे आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जो कि ग्रुप डी के लिए, और आपको ये ग्रुप डी की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी तो आप हमारे साथ में थ्योरी और कंसेप्ट भी पढ़ना चाहते होंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि आप यादबिन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप इन चीज़ों को पढ़ोगे समझोगे, तो आपको यहाँ पर आने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको हमारा बैच दिख जाएगा जिसका नाम है ग्रुप डी चैंपियन बैच। और इस ग्रुप डी चैंपियन बैच में हम आपको क्या देने वाले हैं, तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा, लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स। नोट्स पे ध्यान देना, हैंड रिटन नोट्स प्लस पीपीटी जो हम पढ़ा रहे हैं ये तो आपको मिलेगा ही,
प्लस हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। बेसिक से एडवांस रहेगा, बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी, डाउट क्लासेस भी रहेंगी, और उसके अलावा 399 रुपए में, मात्र 399 रुपए में हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। 4 क्लासेस इसमें रहेंगी जो कि हम आपको रोजाना क्लासेस देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक वयस्क मनुष्य, मान लीजिए कोई वयस्क मनुष्य, होते ही हैं सब लोग, 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है। तो भाई पानी पियोगे तो पानी बाहर निकलेगा, भी वेस्टेज के रूप में बाहर जाएगा, और जब वेस्टेज के रूप में बाहर जा रहा होगा उसे हम मूत्र कहते हैं या फिर यूरिन कहते हैं। तो यहां पर हम अगर 24 घंटे का एक अनुमान लगाएं तो 24 घंटे में हम कितना पानी बाहर कर देते हैं, पीते तो हैं ही लेकिन कितना बाहर कर देते हैं, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए बी सी डी में आपको पता चल रहा होगा। तो आप याद रखना, यहां पर कोई भी मनुष्य 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर से 2 लीटर के बीच में मूत्र का त्याग करता है, यूरिन बाहर करता है। तो यहां पर 1.5 तो दिया नहीं है, हमें यहां पे दिया है 1 से 1.8 लीटर, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू मानी जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आरआरबी वॉइस आ तो रही है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि अब जो है हम लोग बता रहे हैं मनुष्य 24 घंटे में कितना मूत्र का त्याग करता है, 1 से 1.8 लीटर का त्याग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है, कौन सा विकल्प सही ढंग से दर्शाता है कि शुक्राणु मानव नर प्रजनन प्रणाली से निकलने पर किस मार्ग से गुजरते हैं। तो आपको पता होगा कि मनुष्य की बात हो रही है, नर की बात हो रही है, यानी जो भी मेल होते हैं उनकी बात हो रही है। अब मेल के पास में होता है टेस्टिस और पेनिस। तो यहां पे क्या होता है, उनके यहां से स्पर्म का इरेक्शन होता है, यानी स्पर्म बाहर आता है, और स्पर्म जब महिला के एग से मिलता है तब जाइगोट बनता है, तब वो धीरे धीरे डेवलप होकर बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये पूछा क्या गया है कि जो स्पर्म होता है, जो कि मेल में होता है, वो प्रजनन प्रणाली से निकलने पर, यानी एंटर करने पर, वजाइना के अंदर एंटर करने से पहले वहां पर क्या क्या होता है, यानी वो कहां कहां से निकल रहा होता है। तो बताओ, सबसे पहले यहां पर स्पर्म बनेगा कहां पे, ये दिमाग में लगा लो कि हमारे बॉडी में स्पर्म बनता कहां पर है। तो याद रखना, वो टेस्टिस से बनता है। कहां से? टेस्टिस से बनता है, वृषण से बनता है। वृषण कोश में जो वृषण होता है, टेस्टिस होते हैं, उनसे बनता है। और हर मनुष्य के पास में वो थैलीनुमा संरचना होती है, जो आपके बॉडी से हल्की सी बाहर होती है। तो जो आपके यहाँ पर है वो आपका कहलाता है टेस्टिस, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये आपकी जो संरचना है, ये क्या है, ये टेस्टिस है। और मानव में भी, यानी नर में भी कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। यहां पे निर्माण होता है किसका, स्पर्म का निर्माण होता है। और स्पर्म का निर्माण होने के बाद में ये जाएगा कहां से, तो किसी ना किसी नली में जाएगा। तो नली कौन सी है, तो याद रखना उस नली का नाम है वास डिफरेंस। क्या नाम है उसका, वास डिफरेंस। टेस्टिस से जाएगा वो वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस के बाद में जाएगा वो यूरेथ्रा, जो कि आपकी पेनिस के बाहर आपकी होती है, क्या, एक नली होती है, उसे कहते हैं यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के बाद ये पेनिस से बाहर निकल जाएगा यहां से। तो ये क्या है, स्पर्म के रूप में बाहर निकलता है। ठीक, तो यहां पे आपसे पूछा गया किस मार्ग से गुजरता है, तो मैंने बताया सबसे पहले स्पर्म का निर्माण कहां पे होगा, टेस्टिस से होगा। टेस्टिस से वो कहां जाएगा, ये आपको जो नली दिख रही है ये वाली, मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, ये रेड कलर में जो है ये मैंने बना दी, ये क्या है, इसे कहते हैं वास डिफरेंस। तो दोनों आपके यहां से टेस्टिस से क्या निकला,
स्पर्म जो बाहर आया किससे आया, वास डिफरेंस। टेस्टिस के बाद ये कहां गया, वास डिफरेंस में। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे इसको और अधिक चीजें मिल जाती हैं, लुब्रिकेंट मिल जाता है। तो आपने देखा होगा सेक्स से पहले हमारे पेनिस में लुब्रिकेंट आता है, वो लुब्रिकेंट भी इन्हीं से बाहर आता है। इसके अलावा बास डिफरेंस के बाद में कहां जाएगा, तो बात याद रखना कि ये जो है यूरेथ्रा, यानी ब्लैडर के बाद में आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में आएगा, तो यूरेथ्रा लिख लो फिर। और यूरेथ्रा के बाद पेनिस के अंदर क्या होती हैं, पेनिस के अंदर एक आपकी नली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। ये तो आपने समझ लिया। इसके बाद पेनिस से बाहर निकल जाता है स्पर्म। तो ये चार चीजें आपको दिख रही हैं, इन चार चीजों से होते हुए स्पर्म बाहर निकलता है। बनता कहां पे है, टेस्टिस से। निकलता कहां से है, पेनिस से। और इसके बाद जाता कहां पे है, वजाइना के अंदर। और वजाइना में भी कहां, फैलोपियन ट्यूब के पास में। वहां पे क्या होगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो जो है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद कहां आ जाएगा, ये आपके गर्भाशय में आ जाता है, यानी महिला की गर्भाशय में आ जाता है। फिर वहां पे उसका डेवलपमेंट चलता है बच्चे का, बच्चा डेवलप हो जाता है, 9 महीने में बच्चा बाहर आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बताओ क्या हो जाएगा। सबसे पहले टेस्टिस किस में दिया है, सबसे पहले टेस्टिस तो सब में ही दिया भाई। इसके बाद मैंने क्या बताया, बास डिफरेंस, तो किस में दिया है, बास डिफरेंस तो आपको दिख रहा होगा डी में दिया है और बी में दिया है। तो ए और सी यहां पे हो जाएंगे गलत। इसके बाद क्या बताया, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा कहां पर है, तो यूरेथ्रा हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। और इसी के कारण हमारा आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है भाई। एएसपी और त्रिशा शर्मा दोनों का आंसर आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है यहाँ पे, प्रतिरोध की इकाई क्या है भाई, रेजिस्टेंस की इकाई क्या है। तो मैंने बताया था जब भी हमें किसी भी चीज की इकाई या यूनिट निकालनी हो तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है भाई रेजिस्टेंस का, तो आर बराबर होता है बी अपॉन आई। क्या होता है, आर बराबर होता है बी अपॉन आई। बी होता है आपका वोल्टेज, वोल्टेज को हम कहेंगे यहां पे वोल्ट। ठीक है, आई क्या है यहां पे, करंट। और करंट का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो यहां पे वोल्ट पर एम्पियर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 की बात करते हैं। 12 क्या कहता है, हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कथन की पहचान करिए। 4 कथन हमें दे रखे हैं, उन 4 कथन में बताना है कौन सा सही होगा कौन से गलत हैं। तो हमें यहां पे क्या करना है, सही कथन की पहचान करनी है। तो बताओ, सबसे पहले मैं एक ही बात करूं कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक् सूचक रखकर ज्ञात की जाती है। तो आपको मालूम है कि हमारे पास में होता है कंपास। क्या होता है, एक कंपास होता है। और जब हम कंपास को कहीं पर भी रखते हैं तो उसके द्वारा क्या पता कर सकते हैं, उसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता कर सकते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो अगर आपने 10th और 11th में पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपने वो यहाँ पे एक कहते हैं प्रैक्टिकल किया होगा। तो एन की तरफ में आप रखते चले जाओ, आप इस तरीके से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको पता चलती रहेगी। आप इस तरीके से इनकी दिशाओं को खींच सकते हैं। तो यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपास के द्वारा हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। ए सही है। बी कहता है एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर और पूर्व दिशा में इंगित करती है। तो याद रखना भाई, कोई भी कंपास, कोई भी सुई उत्तर और पूर्व को इंगित नहीं करेगी, वो उत्तर और दक्षिण को इंगित करेगी। किसको, उत्तर को और दक्षिण को इंगित करेगी। तो बी मेरा यहां पे हो जाएगा गलत। सी की बात करें तो सी क्या दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती हैं। तो भाई मैंने बोला कि मेरे पास में ये चुंबक है, वैसे तो आपको चुंबक दिख रही है, ये चुंबक है। अब यहां से रेखाएं निकल रही हैं, ये रेखा निकली, ये रेखा निकली, और यहां पे ये रेखा निकली, ये इस तरीके से गई। आप देखोगे यहां 2 हैं, यहां 2 हैं, लेकिन इस जगह पर, इस पोल वाले इलाके पर 4 रेखाएं दिख रही हैं। एक काउंटिंग में एक तरीके से बता रहा हूं, आप ऐसा मत करना कि बिल्कुल काउंट करके बता रहा हूं। मैंने कहा 2 रेखाएं ऊपर से निकल रही हैं, 2 रेखाएं नीचे से निकल रही हैं। तो यहां पे पोल वाले इलाके में आपको 4 रेखाएं दिखी। इसका मतलब क्या है, ये एरिया थोड़ा सघन होगा, यहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इस वजह से आप इस चित्र में भी देख पा रहे होगे कि यहां पर डेंसिटी जो है वो इस वाले पोल वाले इलाकों पर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। डी कहता है कि चुंबकीय रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो भाई
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यहां पे आप देख लीजिए, कहीं पर कोई भी चुंबकीय रेखाएं नहीं काट रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी यहां गलत हो जाएगा। बचा ए और सी, तो आपका ए और सी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ए और सी दोनों सही हैं। रवि भाई राम राम, और इसी के साथ में आपका स्वागत है हमारी क्लासेस पर। और त्रिषा शर्मा ने आंसर दे दिया है सी आंसर, तो बिल्कुल 12 का आंसर होगा सी। गीता आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां पर हम कंपास को रखकर पता कर सकते हैं। बी की बात करें तो यहां पर चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण को पता करती है, जबकि उत्तर और पूर्व को। यहां पे क्या है, ध्रुव के निकट सघन होती है, तो बिल्कुल पोल पर सघन है, तो यहां पर पोल पे डेंसिटी ज्यादा है। यहां पे कहीं बिंदु को प्रतिच्छेद करती है तो नहीं करती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कहता है, 13 कहता है यहां पे एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पियर की धारा लेता है। कोई एक विद्युत उपकरण है, जब तक हमारे पास में कोई भी बैटरी नहीं होगी, बैटरी से ही जब तक जोड़ेंगे नहीं तो बैटरी से ही तो करंट निकलेगा, तो यहां पर करंट फ्लो होगा। सब लोग सी बने हैं यहां पे आ जाओ। यहां बात आती है कि हमारे पास में क्या है, बी दिया है कितना, 220। ठीक है, और क्या दिया है, आई दिया है, यानी करंट दिया है कितना, 5 एम्पियर। पता क्या करना है, मुझे पावर पता करनी है कि पावर कितनी होगी। ठीक है, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, बी आई होता है, पी बराबर बी आई। बी कितना दिया है हमें, 220 दिया है। आई कितना दिया है, 5 दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 1100 वाट। 1100 आएगा, पावर का फॉर्मूला का, पावर का यूनिट होता है 1100 यानी वॉट। अब आपको मैं कहूं कि 1000 वॉट जो होता है वो 1 किलोवाट के बराबर है, तो 1100 वॉट 1.1 किलोवाट के बराबर होगा। तो इसी के कारण आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए बी डिविलियर्स बहुत लेट आए हो, क्लास का ओवर होने वाली है, क्लास 13वां क्वेश्चन चल रहा है, बहुत लेट हो गए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। नमस्ते भाई, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है। तो आपको मालूम है कि हमारे पास में ये सेक्सुअली, ऐसे कहते हैं एसटीडी, ऐसे रोग जो ट्रांसमिट हो जाएं उन्हें हम एसटीडी कहते हैं। तो एसटीडी का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये किस कारण से होते हैं, कोई ना कोई वायरस के कारण होते हैं। तो हमसे पूछा गया है वो वायरस कौन सा, किस वायरस के कारण यहां पे इनमें से ये रोग होता है। तो भाई केवल आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एड्स है जो वायरस के कारण होता है। ठीक है, जो कि आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। अब आपसे पूछ लिया जाए एड्स जो है वो कौन से वायरस से होता है, तो उस वायरस का नाम है एचआईवी वायरस। ठीक है, तो वायरस का नाम क्या है, एचआईवी वायरस है। और यहां पे एचआईवी की वजह से एड्स रोग होता है, और ये एड्स रोग आपका कैसा रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर यहां पे 15 कहता है दो कथन दे रखे हैं, दो कथन के बाद हमें बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, ग्रेफाइट यानी पहला कथन पढ़ेंगे कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। तो आपको जानना चाहिए कि ग्रेफाइट जो है, आपने देखा पेंसिल की नोक जो होती है, पेंसिल की जो नोक होती है ना, पेंसिल की बात कर रहा हूं, पेन की नहीं, पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। वो ग्रेफाइट जो होता है ना, ये क्या होता है, कुचालक नहीं होता, कुचालक नहीं होता, ये क्या होता है, सुचालक होता है। यहां पे गुड कंडक्टर होता है। यहां इसमें कहते हैं ग्रेनाइट में करंट फ्लो कर सकता है। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट फर्स्ट यहां पे गलत दिया गया है। सेकंड की बात करते हैं, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है, जिससे एक षटकोणीय सारणी यानी हेक्सागोनल बनता है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए भाई कि ये हेक्सागोनल टाइप से बनता है, और यहां पे बनने के बाद में क्या होता है,
यहाँ पे याद रखना ये एक लेयर में भी बिछा होता है। कैसे कि ऐसे एक लेयर मैंने ये बना दी, फिर एक लेयर ही मैंने ये बना दी, तो कई सारी लेयर में ये बन जाता है। ठीक है, तो कई सारी लेयर में ये बनता है, इनको एक एक लेयर के बाद एक लेयर में रखते हैं। बाकी आपको आंसर पता करना हो, यानी इसका तो आंसर हो जाएगा कथन सेकंड सही है, कथन फर्स्ट गलत है। तो आपका किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, कथन सेकंड सही है और कथन फर्स्ट गलत है। बाकी डिटेल के बारे में बात करूं तो मैं जो बताना चाह रहा था कि षटकोणीय संरचना बनाता है और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखी होती है। तो यहां पर भी आपको दिख रहा है ना, षटकोणीय संरचना और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, इस तरीके से ये रखा होता है। और बाकी चीजें मैंने यहां पे दे रखी है कि बंधन कौन सा होगा, यहां पे सहसंयोजक बंध होता है। सारणी कौन सी बना रहा है? तो षटकोणीय बना रहा है, कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। परत की संरचना, तो सारणियां एक परत के ऊपर कई परतें यहां पे रखी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और मैं ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में देता हूं आपको। यहां पे दिया है बाष्पोत्सर्जन इनमें से किस स्थल पर नहीं होता है। हमारे पास में 4 आंसर हैं, इन चारों में से हमें बताना है किस में नहीं होता है। आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जैसे ही हमारी क्लास है ओवर हो जाएगी उसके बाद में आप हमारे पास में कमेंट में इसको पिन कर सकते हैं, आप पास कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो वास्तव में हमारे साथ में मिलकर उन क्लासेस को भी, मतलब उन क्लासेस को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, क्योंकि ये आंसर आप दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग आंसर नहीं देते हैं। फिर भी मैं होमवर्क के रूप में आपको एक क्लास को इस क्वेश्चन को देता हूं और आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ में जैसे ही आप आंसर दोगे तो हमारा फीडबैक जरूर आपको मिलेगा, मतलब फीडबैक आपको देना है लेकिन हमारा रिप्लाई जरूर आपको मिलेगा। इसी के साथ में बात करते हैं कि हमारा एक चैनल जो यादबीन स्मार्ट क्लासेस है, हमारे चैनल पे आपको ग्रुप डी की पीवाईक्यूज की क्लासेस दिख रही हैं। अब आपके माइंड में आगा थ्योरी कहाँ पढ़ें, तो थ्योरी के लिए आपको डाउनलोड करना होगा यादबीन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को। और एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलने वाली है? एप्लीकेशन मिलने वाली है आपको हमारे गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको सबसे पहला हमारा सामने ये दिख जाएगा जिसे हम ग्रुप डी चैंपियन बैच कहते हैं। और चैंपियन बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला वो सारी चीजें आपको लिखी हुई है, लेकिन चैंपियन बैच कितने का मिलने वाला है? केवल 399 रुपए का मिलने वाला है, 400 रुपए में भी नहीं है, उससे कम में ही है। और इतना बेहतरीन आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है जो अपडेटेड रहने वाला है। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्लास मिलने वाली है। क्लासेस की रेट इतनी कम है कि आपको खुद लगेगा कि आप जब क्लास देखेंगे, कंटेंट को देखेंगे तो लगेगा कि सर ने कम फीस ली है। ठीक है, तो आप जरूर इस क्लासेस को लीजिएगा। इसी के साथ में अगर आपने हमारी क्लासेस आज की क्लास देख ली है तो आपको प्रीवियस क्लास को देखना है, तो प्रीवियस क्लास के लिए हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और वहां पे अदर क्लासेस को भी देख सकते हैं जो मैंने अभी तक क्लासेस कंप्लीट करा दी हैं, उनका एनालाइजेशन करा दिया है। उन क्लासेस को देखिए प्लेलिस्ट में जाके और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ में आपका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको करना होगा, हमारे पास में टेलीग्राम चैनल है और उस टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल पर आपको डाउनलोड क्या करना है, यहाँ से अपना पीडीएफ। तो हमारा चैनल का नाम यादबीन स्मार्ट क्लासेस है, तो वहाँ पे आप जाएंगे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, सारी लिंक मिल जाएंगी, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसी के साथ में ये बैच है, क्या क्या दे रहे हैं ये आपको पता है, डेली क्लासेस देंगे, सब देते हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस सब देते हैं। फिर दिमाग में दिखाओगे क्या एक्स्ट्रा है भाई, पीडीएफ सब देते हैं। हाँ भाई पीडीएफ सब देते हैं, लेकिन हम लोग आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं जो हर टीचर के द्वारा अपने अपने तरीके से लिखा होगा, किस तरीके से पढ़ना है वो सारी चीज़ें। बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी, कंप्लीट थ्योरी जरूर यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। इसके अलावा अपडेटेड कंटेंट रहेगा, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। कंटेंट अपडेटेड का मतलब है कि 2024 में भी अगर पेपर हुआ है ना तो उसको भी इसमें शामिल करेंगे। 2024 के क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ पे शामिल करके देंगे। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कोर्स मिलने वाला है। हाँ जी बिल्कुल सस्ता है, रिचार्ज के पैसे से भी बहुत कम है। मुझे लगता है अगर आप रिचार्ज कराते हो तो रिचार्ज भी आपका 900 के आसपास पड़ता होगा, 950 के आसपास। और 950 के आसपास के अगर आप रिचार्ज करा सकते हैं तो भाई 400 रुपये, उसका आधे से भी कम में 400 रुपये में आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, हो सकता है जब तक एग्जाम ना हो तब तक का आपका पूरा बैच मिल जाएगा। भाई इतना सस्ता कहीं नहीं मिलने वाला। और अगर आप अदर की बात करोगे तो वहां पर भी 1500, 1200, 1000 इस तरीके से मिलते हैं। चलिए
बात करते हैं कि आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो कैसे खरीदना है, तो ये सारी मैं बता दूं। प्ले स्टोर से जाकर आप यादव स्मार्ट क्लासेस को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करोगे तो हमारा पेज इस तरीके का दिखेगा। इस होम पेज पे आपको सबसे पहले हमारा ये वाला बैच दिख जाएगा, तो जो कि 399 रुपये में है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बाई नाउ का ऑप्शन भी दिखेगा, तो बाई नाउ पे करके आप बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही। और आज की क्लास में आपको कैसा लगा है और ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही है आपको, इसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज हम जो चला रहे हैं इससे आपका अगर फीडबैक अच्छा आता है और आप हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं कि पॉजिटिवनेस, और मैं कहता हूं हमारी कमियों को भी अगर आप गिनाते हैं तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और आपको नई क्लास के साथ में उन चीज़ों को देने की कोशिश करेंगे। मैं तो 449 वाला कराता हूँ 1 महीने के लिए। भाई 449 रुपये में 1 महीने मिलता है। अब सोचो, हम तो आपको कम से कम 6 से 8 महीने का कोर्स देना है 400 रुपये में। 400 में भी एक कम कर लो, 399 में आपको लगभग 6 से 8 महीने का कोर्स मिलने वाला है। 4 4 घंटे पढ़ाने वाले हैं, बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और 400 रुपये में 40,000 की अगर जॉब मिल जाती ना तो वो सोने पे सुहागा है। तो आप यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा कि हम आपको एक बार 400 रुपये लेंगे, लेकिन महीने पर हर महीने 40,000 रुपये की सैलरी आपको जरूर मिलती रहेगी। इसी के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसी के लिए आपको यहाँ पे हम मोटिवेट करते हैं, इसी के लिए आपको PYQ सीरीज पढ़ाते हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। और यहाँ पे एक एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आप हमें दुआ दोगे बस। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको शाम को 6 बजे मंडे को। आज क्या है, सैटरडे है, सैटरडे को क्लास हो चुकी है। अब इसके बाद संडे भाई एक दिन का रेस्ट लेंगे और मंडे को आपके सामने फिर से हाजिर होंगे और शाम को 6 बजे आपके साथ में इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।